नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे अब की बार मेंस पार्ट सीरीज में। जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया है कि आप लोग की जो क्लास होगी वो दो पार्ट में मैंने बांटा है। मंडे टू फ्राइडे जो है और पीटी पास प्रो सीरीज चल रही है। क्योंकि इधर पीटी की चीजें हैं तो लाजमी है पीटी पे थोड़ा फोकस्ड होना होता है। और जो करेंट सॉरी जो मेंस की जो चीजें चल रही हैं वो हमारी सप्ताह में जो दो वीडियो आते हैं वो प्रत्येक शनिवार को सुबह 9 बजे और शाम को जो है वो 5 बजे होते ही रहते हैं। तो ऐसे समय जरूर आप चैनल पे बने रहिए। आज का जो हमारा सेशन है वो जीएस के पेपर 2 से है और बेसिकली आईआर से है। और इसमें हम क्या देखेंगे, गुजराल सिद्धांत क्या है, वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता को बताएं। तो गुजराल सिद्धांत के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि इंद्र कुमार गुजराल जो एक भारत के महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री रहे और इसके पहले विदेश मंत्री भी रहते हैं, तो उन्हीं के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। तो उसको तो बताना ही बताना है, साथ ही साथ वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता। देखिए 12 अंक का प्रश्न है और इसमें यही पूछा गया कि वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता है। तो आइए इसी को देखते हैं। ये टाइम टेबल तो अच्छा टाइम टेबल तो यहाँ लगाए भी नहीं है। ये जान लीजिए कि मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 बजे, शाम को जो है 5 बजे पीटी की क्लास होती है। आओ पीटी पास करो। और प्रत्येक शनिवार को सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे जो है आपकी मेंस आंसर राइटिंग जो है वो क्लास होती है। तो गुजराल सिद्धांत क्या है, वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता को बताना है। तो सबसे पहले इसमें जो की पॉइंट है वो गुजराल सिद्धांत, और इसी को एक्सप्लेन कर दीजिए। गुजराल सिद्धांत भारत के विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जिसे 1996 और से 98 के बीच में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने प्रस्तुत किया था। वही जो मैंने पीछे चर्चा करी कि जो भारत के प्रधानमंत्री थे और इसके पहले ये विदेश मंत्री थे, इन्हीं के द्वारा गुजराल सिद्धांत को लाया गया था। और यह सिद्धांत भारत के पड़ोसियों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने और आपसी विश्वास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या था कि भाई जो भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को जो है वो बेहतर बनाया जाए और आपसी मतलब विचार विमर्श के द्वारा और भी गतिविधियों को बढ़ाया जाए। इस सिद्धांत का मूल आधार यह है कि भारत एक बड़े एवं शक्तिशाली देश के रूप में अपने छोटे पड़ोसियों के प्रति उदारता पूर्ण रवैया अपनाएगा। मतलब इस सिद्धांत के मूल में कहीं न कहीं ये था कि भाई भारत एक महत्वपूर्ण और बड़ा विशाल देश है, महत्वपूर्ण शक्ति है। तो ऐसे में जो हमसे सटे जो हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे भूटान हुए, नेपाल हुए, मालदीव हुए, श्रीलंका हुए, म्यांमार हुए, तो उनके साथ हम अपने संबंधों को बेहतर बनाएंगे और उनको ये ना एहसास हो कि भारत की जो नीति है कहीं कहीं से विस्तारवादी है या हम उनकी संप्रभुता का अतिक्रमण कर रहे हैं। मतलब इसके माध्यम से ये विदेश नीति का ये उद्देश्य था कि हम जो है एक अपनी सॉफ्ट पावर की जो हमारी कूटनीति है उसके तहत जो है हम एक विश्वास बहाली करेंगे कि भारत जो है वो सबकी संप्रभुता का सम्मान करता है और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास करता है। और यह सिद्धांत पंचशील के सिद्धांतों और जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति से प्रेरित रहा। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पंचशील का सिद्धांत आप लोगों ने जानते ही होंगे। और जो जवाहरलाल नेहरू का जो जो विदेश नीति है, तो कहीं न कहीं जो गुजराल सिद्धांत में इन दोनों का प्रभाव जो है आपको देखने को मिलता है। गुजराल सिद्धांत के समय भारतीय विदेश नीति की स्थिति, तो थोड़ा सा जब ये सिद्धांत लाया गया था तो उस समय की जो हमारी विदेश नीति थी उसके बारे में थोड़ा सा आप जानिए। तो 1990 के दशक में जब यह सिद्धांत सामने आया तो भारत कई चुनौतियों का सामना कर रहा था। तो 1990 के दशक में वही मैंने बताया 96 से 98 के बीच जब ये सिद्धांत लाया गया इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा, तो ऐसे समय में भारत कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। जैसे पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद, और वो हमारे कौन से पड़ोसी देश हैं भाई, एक तो हमारा शाश्वत पड़ोसी पाकिस्तान है जिसके साथ सीमा विवाद आज भी देखिए, फिर चाइना के साथ है, फिर बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद की चीजें थी, शरणार्थी संकट की स्थिति भी थी, व्यापार असंतुलन और जल संसाधनों को लेकर के तनाव, चाहे वो चाइना के साथ हो चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो। तो ये सारी समस्याओं से भारत जो है दो चार था। भारत बांग्लादेश के बीच गंगा नदी जल बंटवारे को लेकर के विवाद था।
नेपाल के साथ व्यापार एवं पारगमन को लेकर के मतभेद चल रहे थे इस समय, और श्रीलंका में तमिल मुद्दे एवं लिट्टे की वजह से कूटनीतिक संबंध निम्न स्तर तक पहुंच गया था। क्योंकि अगर आप लिट्टे के बारे में जान रहे होंगे तो आपको पता होगा कि लिट्टे का जो बॉस था प्रभाकरन, वो कहीं न कहीं तमिलनाडु से समर्थित था और तमिल था, तो तमिलों का एक सिंपैथी उसके साथ था, और वो कहीं न कहीं श्रीलंका को बहुत बड़े पैमाने पर उसने जो है वो प्रभावित किए हुए था। और उत्तरी जो श्रीलंका है उसके एक बड़े भूभाग पर जो है वो तमिल इलम उसका जो लिट्टे जो संस्था उसका जो वर्चस्व स्थापित था, मतलब वहां श्रीलंका के नियम कानून लागू ही नहीं होते थे, मतलब वो श्रीलंका के सरकार के समानांतर जो है अपनी सरकार चला रहा था। तो ऐसे में कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि भारत समर्थित जो एक उग्रवादी गुट है वो हमारे यहाँ आकर के हमारी संप्रभुता को जो है एक चुनौती दे। तो ऐसे में श्रीलंका के भी साथ हमारे संबंध बहुत खराब थे। तो इस स्थिति में सिद्धांत मतलब गुजराल सिद्धांत ने कुछ ठोस परिणाम दिए। तो इस विषम स्थिति में जब गुजराल सिद्धांत को लाया गया तो इसने कुछ ठोस परिणाम उस समय भी दिए थे। क्या दिए थे? तो 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर हुए। तो जो सबसे पहली समस्या थी कि जो बांग्लादेश के बीच, चूंकि आप लोग जानते होंगे जो गंगा नदी बहती है हमारे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार से पश्चिम बंगाल होते हुए वो बांग्लादेश में जाती है। तो बांग्लादेश में जो गंगा नदी के जल बंटवारे को लेकर के समस्या थी तो वो सॉर्ट आउट किया गया, मतलब बांग्लादेश से हमने पहला जो है वो समझौता किया। इसी के साथ नेपाल के साथ भी व्यापार एवं ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए त्वरित कदम उठाए गए। जहां तक वर्तमान में तो मतलब ये दो प्रयास जो है उसी समय कर लिए गए थे, किसके साथ? नेपाल और बांग्लादेश के साथ। अब अगर देखा जाए तो वर्तमान में गुजराल सिद्धांत की जो प्रासंगिकता का प्रश्न है तो इसे निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। तो क्योंकि आपका ये एक पार्ट हो गया कि गुजराल सिद्धांत क्या है, तो मैंने उसके बारे में बताया, कब लाया गया, किसके द्वारा लाया गया, और जब लाया गया तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी, मतलब कूट विदेश नीति कैसा था हमारा, और किन समस्याओं से हम दो चार हो रहे थे, उसकी सारी चीजों की चर्चा मैंने पीछे करी। अब प्रश्न का जो दूसरा पार्ट है, मतलब 6 नंबर का आपने काम कर लिया और ऐसे ही आपको भी अपना आंसर राइटिंग करना है। तो अब जो 6 नंबर दूसरा हमारा है कि भाई इसका वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, तो उसकी चर्चा करेंगे। और जब 12 अंक का प्रश्न आप जो है कमीशन में करिए, पीसीएस में जाकर जब आप लिखेंगे तो ऐसे ही अपनी चीजों को बांट लीजिए। ये नहीं है कि पहले पार्ट में आप जो है 2 पेज लिख के आ जाइए और फिर बाद में आपको लास्ट में याद है करे यार इसका एक पार्ट और है तो उसको एक पैराग्राफ में लिख करके आइए, क्योंकि दोनों के लिए बराबर बराबर अंक निर्धारित होते हैं। तो ऐसे में आप बेसिकली 6 नंबर में आपका मूल्यांकन होगा, और 6 नंबर में आप कितना भी अच्छा लिखेंगे तो 3 साढ़े 3 नंबर से ज्यादा तो आप पाएंगे नहीं, तो आप अपना नुकसान कर लेंगे। इसीलिए आपसे बार बार कहा जाता है कि जब भी आप जो है आंसर राइटिंग करिए तो सबसे पहले प्रश्न की डिमांड क्या है उसको डिकोड करने का प्रयास करिए। जब तक आप प्रश्न की डिमांड मतलब प्रश्न में पूछा क्या गया है, कितने डायमेंशन में पूछा गया है, जब तक इसको आप नहीं समझ पा रहे हैं तब तक आप आंसर राइटिंग करिए नहीं। भले आपका वहां समय लग रहा लग जाने दीजिए, 1 मिनट लग रहा लगने दीजिए, क्योंकि जब एक बार प्रश्न को आप डिकोड कर लेंगे, मतलब प्रश्न का जो डिमांड आप समझ लेंगे, तब आप टू द पॉइंट बने रहते हुए उत्तर लिखेंगे। और नंबर हमेशा जो है टू द पॉइंट बने रहने पे ही मिलता है। तो वर्तमान में अगर प्रासंगिकता की तरफ जो सबसे पहला पॉइंट है तो क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में, तो दक्षिण एशिया वर्तमान में भी सबसे कम एकीकृत क्षेत्रों में से एक है। तो चूंकि भारत की स्थिति जो है वो ज्योग्राफी की क्लास जो हमारी चल रही है ओपीटी पास कर, उसमें मैंने बताया कि भाई हम दक्षिण एशिया में अवस्थित हैं और यहाँ जो है क्षेत्रीय विषमता बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में गुजराल सिद्धांत की जो एक महत्वपूर्ण उपयोगिता हो सकती है वो क्षेत्रीय एकीकरण में हो सकती है, और इस दिशा में सार्क के माध्यम से एक कोशिश तो की गई थी, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच मतलब जो संबंध है वो बहुत खराब है। ऐसे स्थिति में सार्क जो है वो बहुत प्रभावी मंच साबित नहीं हो पाया। तो चूंकि यहाँ क्षेत्रीय विषमता है, मतलब बहुत ज्यादा सबका अपना अपना मत है, और हम लोग कोई एक मंच नहीं बना पाए ताकि हम दक्षिण एशिया के हितों को एक मंच पे उठा सके। तो बीच में सार्क के द्वारा ऐसा प्रयास किया गया, लेकिन यहाँ क्या है कि एक महत्वपूर्ण मेंबर पाकिस्तान है इसमें, और भारत पाकिस्तान की जो अदावत है वो तो जग जाहिर है, और पाकिस्तान की जिस तरीके की चीजें हैं
कायराना हरकतें वो हरदम होती रहती हैं। तो ऐसे में ये जो पूरा मंच है ना, सार्क पूरी तरीके से डिस्टर्ब है। तो सार्क की प्रासंगिकता चूंकि धूमिल है, तो इस नाते जो है गुजराल सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अतः ऐसी स्थिति में गुजराल सिद्धांत पड़ोसियों के साथ विश्वास एवं सहयोग के लिए आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि भाई हम इसमें कहा ही गया कि हम अपने पड़ोसियों के साथ जो है शांतिपूर्ण सौहार्द की नीति अपनाएंगे, पंचशील के सिद्धांत को लागू करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। फिर इसकी जो दूसरी वर्तमान में प्रासंगिकता है कि चीन के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने में, चूंकि चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मतलब BRI के माध्यम से दक्षिण एशिया में अपनी पैठ बढ़ा रहा है। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव जैसे देशों में चीन के निवेश एवं प्रभाव ने भारत की क्षेत्रीय स्थिति को जो है बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। क्योंकि चीन की जो चेकबुक पॉलिसी है कि भाई अगर कोई देश नीडी है, उसको पैसे की आवश्यकता है, तो अपना चेक जो है वो ब्लैंक दे देता है कि जितना भी पैसा हो भर लो। क्योंकि आप लोग जान ही रहे होंगे कि अमेरिका के बाद वर्तमान में चीन जो है वैश्विक ताकत बन के उभरा है, चाहे वो आर्थिक हो सामरिक हो। तो अब चूंकि आर्थिक ताकत तो बहुत ज्यादा बन चुका है, अब उसका उद्देश्य है कि हम जो है जो स्थिति वर्तमान में अमेरिका की है वही स्थिति जो है या उससे ज्यादा की चाहत रखता है। कौन? चाइना। तो चाइना अगर इतनी चाहत रखता है तो उसकी पूर्ति कैसे होगी? जब उसके खेमे में बहुत देश आएंगे, मतलब कहीं न कहीं जब उनकी विदेश नीति को प्रभावित करेगा, और विदेश नीति को प्रभावित करने के लिए उन देशों में अपना बेस बनाना होगा। तो ऐसे में आप देखेंगे चाहे मालदीव हो, चाहे श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, सब जगह जो है चीन अपने मोतियों की माला जो उसकी एक रणनीति है उसके तहत भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। और इसमें जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो इसकी पहल है BRI, वो चीन के पक्ष में बहुत ही जो है फ्रूटफुल हो रही है। तो ऐसी स्थिति में आज जो है हम अपने जो निकटतम पड़ोसी हैं और उनसे जो चीन का प्रभाव वहां बढ़ रहा है उसको रोकने में भी जो है जो गुजराल सिद्धांत के जो आदर्श है उनका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये होगा कि चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में भारत, जैसे अगर उदाहरण के तौर पे भारत की नेबरहुड फर्स्ट और सागर मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन पहल जो है गुजराल सिद्धांत की भावना को आगे बढ़ाती है। तो जो हमने जो है नेबरहुड फर्स्ट की नीति अपनाई है या सागर जो हमारी एक रणनीति है विदेश नीति के तहत, तो ये किसके मतलब मूल में है? तो ये गुजराल सिद्धांत का ही एक तरीके से मूल पॉइंट है, जिसके माध्यम से हम अपने पड़ोसियों से बेहतर संबंध जो है वो स्थापित करने का प्रयास करते हैं। भाई जैसे अमेरिका वर्तमान में मागा की तरफ बोलते ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वैसे ही हमारा ये नेबरहुड फर्स्ट है कि भाई हम अपना जो विकास करेंगे तो ऐसा नहीं कि हम अपना विकास केवल अपने तक सीमित रखेंगे। जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं तो हम अपने विकास को उनके साथ मिल बैठ के साझा करेंगे ताकि उनकी भी आर्थिक उन्नति हो। और सही मायने में अगर आप समावेशी विकास चाहते हैं तो ऐसे प्रयास आपको करने होंगे। क्योंकि आप सोचिए कि अगर आप बहुत अमीर हैं, बहुत संपन्न हैं और आपके बगल में बहुत ज्यादा गरीब व्यक्ति है और उसको जो है उसकी मूलभूत आवश्यकताएं भी वो नहीं पूरी कर पा रहा है, तो ऐसे में तो सबसे पहले तो अनैतिक है आपकी अमीरी। भाई ऐसी अमीरी आपके किस काम है कि आप अपने बगल के पड़ोसी का सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, नीडी है, आवश्यक है। और दूसरी चीज, पड़ोसी के मन में हमेशा ये भावना रहेगा कि आपकी कहीं न कहीं वो क्षति पहुंचाए, क्योंकि उसको जलन होगी, कुंठा होगी कि भाई कैसे वो जा रहा है और हम जो है अपने मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप BMW गाड़ी खरीदेंगे और पड़ोसी के पास साइकिल भी नहीं है तो आपके BMW गाड़ी पे जरूर वो स्क्रैच लगाएगा ही लगाएगा। तो और इससे बचने के लिए यही है कि भाई सभी लोग का विकास हो। और जब आप एक ऐसी सोसाइटी में रहेंगे जहां आप भी सशक्त हैं, आपका पड़ोसी भी सशक्त है, तो फिर वहां एक बहुत मतलब प्रगतिशील समाज का निर्माण होगा। तो यही चीजें देशों के बीच भी लागू होती हैं कि अगर पड़ोसी नालायक मिल गया तो समझ लीजिए कि आपकी उन्नति में वो हमेशा जो है रोड़ा ही अटकाता रहेगा। और हम तो इसके भुक्तभोगी हैं। एक तरफ हमारा जो है वर्तमान में देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान क्या जब से आजाद हुआ हमारे ही विरोध पे इसका दाना पानी चल रहा है, और चाइना से भी हमको समय समय पर जो है वो समस्याएं मिलती रहती हैं। आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में तो मैंने चर्चा करी दी है, अच्छा नहीं करी है इस बैच में,
तो ये हमारे दो बैच चल रहे हैं मुख्य परीक्षा को लेकर के। एक तो हमारा जो बैच है वो आरओ मुख्य परीक्षा को लेकर के, और दूसरा जो है वो यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा को लेकर के। तो अभी तक यदि आप लोगों ने इन बैचों को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि सही मायने में देखा जाए तो मुख्य परीक्षा ही मुख्य होता है, बाकी तो सब गौड़ होता है। और असली लड़ाई भी आपको यही है। पीटी तो वाकई में अगर 2-3-4 महीना पढ़ेंगे तो पीटी पास हो जाएंगे, और अगर आप वर्ष भर कायदे से मुख्य परीक्षा पढ़ लिए तो आपका कभी कोई पीटी रुकेगा ही नहीं, क्योंकि भाई जो टॉपिक आपके मुख्य परीक्षा में है वही तो आपके पीटी में है। बस फर्क ये रहता है कि मुख्य परीक्षा में आपको विस्तृत पढ़ना रहता है, और पीटी में उसी विस्तृत में से कुछ पॉइंट निकाल करके वो फैक्चुअल रूप में पीटी के क्वेश्चन बना देता है। तो तैयारी का तरीका ये है कि मेंस पहले तैयार कर लीजिए, फिर पीटी में लगिए। लेकिन हम लोग यहाँ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पीटी को ही जन्म मरण की चीजें बना लेते हैं। उनको लगता है एक बार पीटी पास हो जाएंगे तो फिर गंगा नहा लेंगे, तो वो गंगा ही नहाते रह जाते हैं। फाइनली वो सिलेक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि उनका अप्रोच ही गड़बड़ है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप जो है मेंस की चीजें तैयार करिए। मेंस की चीजें अभी आप आंसर राइटिंग करना शुरू करिए, देखिए कितनी पीटी की चीजें तैयार होती है और वो कभी नहीं भूलेंगी आपकी। तो इससे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। यहाँ डेली आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं, आप करके दिखाते हैं। कुछ इस तरीके से मूल्यांकन होता है, जो भी कमी रहती है वो बताई जाती है। आपका 1 नंबर आधा नंबर भी कटा है तो क्यों कटा है, और फिर जो है मॉडल आंसर भी दिए जाते हैं। और जो हमारा मेंटरशिप बैच है, हमारा उद्देश्य है कि पेपर 1 से लेकर के 6 तक जो है हम 750 प्लस प्रश्न जो है करा दें। और साथ ही साथ यहाँ जो है एस्से और हिंदी के भी बैच चलते हैं। तो आपका पूरा कंप्लीट मेंस की तैयारी जो है वो यहाँ, चाहे आरओ हो चाहे यूपी पीसीएस हो, वो आपको यहाँ मिलेगा। आतंकवाद एवं सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में तो जो अगली भूमिका है गुजराल सिद्धांत की, तो आतंकवाद एवं सुरक्षा चुनौतियों से इससे निपटने में भी सहायता मिलेगी। कैसे? तो आतंकवाद एवं सीमा संघर्ष इस क्षेत्र में शांति के लिए सबसे बड़ी बाधा है। तो देख ही रहे होंगे कि भाई जो सीमा संघर्ष की जो चुनौतियां हैं या जो आतंकवादी घटनाएं हैं, तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो दक्षिण एशिया के लिए एक बड़ी चुनौती उत्पन्न कर रहे हैं। हालांकि इन पड़ोसियों के साथ सहयोग बढ़ाकर भारत क्षेत्रीय स्थिरता को जो है मजबूत कर रहा है। तो जो गुजराल सिद्धांत है, चूंकि ये एक संवाद का माध्यम है और ये सॉफ्ट कूटनीति के तहत बढ़ रहा है, तो ऐसे में जो भी अगर चुनौतियां हैं, सपोज करिए कि अगर हम और नेपाल किसी समस्या को लेकर के ग्रसित हैं, तो जो हमारे जो प्रमुख जो नेता लोग हैं वो बैठे हैं, किसी उस पर विचार विमर्श करके एक साझा जो है विजन डेवलप करके एक रणनीति बना के काम करें, तो जो क्लैश है वो चीजें दूर हो जाएंगी। जैसे उसका उदाहरण भी आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान में भारत की विकास परियोजनाएं और भूटान के साथ उसकी साझेदारी सुरक्षा और स्थिरता को जो है वो बढ़ाती हैं। मतलब आज देखिए कि अफगानिस्तान से हुआ या भूटान से हमको उस तरीके से सुरक्षा चुनौतियां नहीं मिल पा रही। क्यों? क्योंकि वहां जो है हमने अपने सॉफ्ट पावर की नीति के तहत, मतलब जो पड़ोसी फर्स्ट की जो हमारी नीति है, नेबरहुड फर्स्ट की, तो उसके तहत हम बहुत ज्यादा वहां की आधारभूत संरचनाओं में विकास कर रहे हैं। तो ऐसे में वहां की भी सरकार को लगेगा ना कि भाई भारत तो एक सहिष्णु देश है, वो हमारे आर्थिक विकास में इतना योगदान दे रहा है, तो वो अपनी धरती से आपके खिलाफ कोई भी आतंकवादी घटना क्यों होने देगा। तो यही चीजें आप यहाँ बता रहे हैं। फिर इसका जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है आर्थिक एकीकरण में, तो वैश्वीकरण के इस युग में आर्थिक एकीकरण और व्यापार सहयोग क्षेत्रीय समृद्धि के लिए जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत ने BBIN बहुत महत्वपूर्ण ये पहल है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल, B से बांग्लादेश, B से भूटान, I से इंडिया, N से नेपाल, पहल द्वारा इन देशों के साथ व्यापार और कनेक्टिविटी परियोजनाओं को बढ़ावा दिया है। तो जो BBIN के माध्यम से हम व्यापार और जो आवागमन की जो चीजों को हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके भी केंद्र में कौन है? तो यही हमारा जो है गुजराल सिद्धांत है। फिर जलवायु परिवर्तन और साझा चुनौतियों में भी इसकी भूमिका है। कैसे है? तो जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं और जल संसाधनों का प्रबंधन आज दक्षिण एशिया के लिए एक बड़ी चुनौती है। गुजराल सिद्धांत का सहयोगात्मक दृष्टिकोण इन मुद्दों से निपटने में मदद कर सकता है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक ऐसा मैटर है कि कोई अगर एक राष्ट्र इसको लेकर के गंभीर भी हो जाए तो वो अकेले, मतलब इस बड़ी और गंभीर चुनौती से पार नहीं पा सकता। यहाँ जरूरत क्या है कि वैश्विक सहयोग की। ऐसे में अगर दक्षिण एशिया के देश एक मंच पर एकजुट होते हैं और इस चुनौतियों को लेकर के जो है, जैसे भी मालदीव के साथ बड़ी समस्या है कि भाई मालदीव
के साथ, चूंकि द्वीपीय देश है और जैसे ही समुद्र का जल स्तर बढ़ा इसके डूबने का खतरा है। तो इन सब चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है, जब तक हम एक साझा जो है दृष्टिकोण नहीं डेवलप करेंगे। तो इसके लिए भी आप बता सकते हैं। साथ ही साथ गुजराल सिद्धांत की कुछ सीमाएं भी हैं। तो कुछ जो प्रमुख वर्तमान प्रासंगिकता है आपने बताया, और थोड़ा सा चुनौतियों पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो चुनौतियों में क्या है, तो आलोचकों का कहना है कि यह सिद्धांत बहुत ही आदर्शवादी है एवं वास्तविक दुनिया की जटिलताओं को संबोधित करने में असफल रहा है। मतलब इसको लेकर के जो आलोचक हैं उनका कहना है कि भाई ये जो है ये बहुत ही आदर्शवादी, मतलब हम पंचशील के सिद्धांत का सामना मतलब करेंगे, हम जो हमारे पड़ोसी देश हैं मतलब हम अपने नुकसान को भी लेकर मतलब उठा करके उनके लिए फायदा पहुंचाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या है ना कि वो बराबरी की चीजें नहीं हो रही हैं और उनसे उस तरीके का अपेक्षित सहयोग भी हमें नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे में लॉस किसका हो रहा है, भारत का हो रहा है। साथ ही भारत की उदारता कभी कभी पड़ोसियों के द्वारा कमजोरी के रूप में देखा जाता है। सही बात है कि आप अगर ताकतवर रहें और फिर भी आप जो है बहुत सहिष्णु रहें, बहुत धीर गंभीर रहें, तो कुछ पड़ोसी ऐसे भी होते हैं, या जब पड़ोसी के में जब सत्ता परिवर्तन होता है तो जो नए शासक आते हैं तो उनको ये लगता है कि अरे भारत तो ऐसे ही ढुलमुल टाइप का देश है, बहुत उदार है, बहुत सहिष्णु है, क्यों ना हम जो है अपनी मनमर्जी करते हैं। तो ये इसको भी लेकर के मतलब एक धारणा बन जाती है कि भारत जो है कभी कोई कठोर कार्रवाई हमारे लिए नहीं करेगा। और इसका खामियाजा जो है हम प्राचीन काल से भुगतते आ रहे हैं। यदि आप इतिहास पढ़ेंगे तो जैन बौद्ध के समय से ही चीजें चली आ रही हैं और वर्तमान में समय समय पर यहाँ जितने भी आक्रांता है और हमको विजिट करके चले गए, तो हमारी एक तरीके से जो सहिष्णुता की नीति है वो हमारे लिए एक तरीके से घातक भी रही है। श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन को पट्टे पर देना और नेपाल में भारत विरोधी भावनाओं के का उभरना, साथ ही साथ मालदीव एवं बांग्लादेश के साथ वर्तमान में कूटनीतिक संबंधों का सबसे निम्नतम स्तर होना, ये हमारी चुनौती। मतलब हम तो अपने पड़ोसियों के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं और हमारे पड़ोसी क्या है कि उस रेड कारपेट पे आकर के हमसे धन पैसा रुपया जो भी सहयोग है ले जा रहे हैं, उसके बाद फिर चाइना की बाहों में जाके बैठ जा रहे हैं। मतलब ये सब ऐसे गर्लफ्रेंड की तरह हो जा रहे हैं कि कहते तो हैं कि जिएंगे मरेंगे तुम्हारे साथ, और फिर एक हाथ तो हमारे हाथ में है और दूसरा हाथ जो है वो दूसरे बॉयफ्रेंड के हाथ में रख के आ जा रहे हैं। मतलब किसके, तो चाइना के हाथ में। तो और वर्तमान में आप देख ही रहे होंगे भाई, अगर हम इतना उदार इतना महत्वपूर्ण रणनीति अपने पड़ोसियों के साथ अपना रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह बनाने में चाइना सफल रहा। मालदीव में वर्तमान में आप देख ही रहे होंगे कि मोहम्मद मोइजी की सरकार जो चाइना समर्थित है। नेपाल में आप देख ही रहे होंगे कि चाइना समर्थित है। बांग्लादेश में इस समय आप देख ही रहे होंगे कि जो मोहम्मद यूनुस आ गए उनकी क्या स्थिति है। तो कहीं न कहीं हमारी जो गुजरात सिद्धांत है इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, वो सब दिख भी रही हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि गुजरात सिद्धांत अपने पड़ोसियों के संबंधों को बेहतर करने को प्रेरित करता है एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है जब क्षेत्रीय शांति, आर्थिक समृद्धि और साझा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। तो आप ये दिखा रहे हैं कि भाई वाकई में गुजरात सिद्धांत की महत्वता तो है, क्योंकि इस समय जो चुनौतियां हैं बहुत ज्यादा हर स्तर पर बढ़ गई हैं, लेकिन इसे आधुनिक चुनौतियों जैसे भारत की वर्तमान नेबरहुड फर्स्ट की नीति और क्षेत्रीय पहले इस सिद्धांत को ही व्यक्त करती हैं। दक्षिण एशिया में बढ़ता चीन का प्रभाव एवं आतंकवाद के संदर्भ में इसे और सशक्त बनाने की जरूरत है। मतलब वही है कि ठीक है इसकी उपयोगिता तो है, लेकिन इसमें जो है थोड़े से सुधार की भी जरूरत है, क्योंकि वर्तमान में अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान का जो रवैया है या चीन का जो अभी बहुत ज्यादा जो है वो चाहे किसी भी प्रकार से जो उसका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए इसमें और भी ज्यादा जो है वो तेजी लाने की जरूरत है और थोड़ा सा इसमें कठोरता लाने की जरूरत है। जो अत्यधिक हम उदार हो गए हैं तो थोड़ा सा कठोरता लाने की जरूरत है हमें अपने विदेश नीति में। देखिए जो सॉफ्ट पावर की जो पॉलिसी है उसको खोना नहीं है, मतलब वो हमारी धरोहर है, उसको बनाए रखना है। लेकिन अब ये ऐसा ना लगे कि हम ऐसे शेर हैं कि जो कंठी माला पहने, मतलब कि हम शिकार करना ही भूल गए। मतलब ये सठे साठे समाचार, इसके माध्यम से ये हम कहना चाहते हैं कि भाई हम शेर थे, शेर हैं, शेर रहेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो हम जो है शिकार भी करेंगे।
मतलब वो आवश्यकता अनुसार। तो इस चीज के तहत कुछ परिवर्तन की भी जरूरत है। तो चलिए आज के जो प्रश्न का उत्तर है वो यहीं तक था, और मुझे बड़ा भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से हमने जो है न केवल एक आईआर के क्वेश्चन को डिस्कस किया, बल्कि कैसे आपको भूमिका लिखनी, कैसे निष्कर्ष लिखना है, कैसे बीच का पार्ट लिखना है, इससे भी जो है बता पाने में सफल रहे होंगे। ये कुछ हमारे लिंक्स हैं, टेलीग्राम के हैं, 2 हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल है, एक तो समृद्धि आईएएस का ही, दूसरा हमारा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों चैनल आपके हैं, और अभी तक आपने अगर इसको जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि ये आप ही के चैनल है और इन्हें आप ही के सहयोग से आगे बढ़ना है। और सबसे अंत में, यदि आप हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं तो 730307507507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।